हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने सेमीकंडक्टर में कुछ बाइसिंग के बारे में पढ़ा था, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। गुड आफ्टरनून बेटा। तन्मय, धीरेन्द्र सर, लास्ट क्लास के पीडीएफ नहीं मिल रहे। एक मिनट मैं चेक करता हूं। बेटा अपलोड हो गए हैं, आप चेक कर सकते हैं बेटा। गुड इवनिंग बेटा। आज सेकेंड डोज लग गई, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आकाश, ओम, विकास, सृष्टि, तन्मय, विवेक, गुड आफ्टरनून बेटा। देवांश, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कुछ फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की। देयर इज नो बुक क्लास टुडे, क्यों भाई? फिर से समझा दीजिए सर। अभी देखते हैं, द पीडीएफ टाइम पे नहीं आती हैं और नेक्स्ट स्कूल होता है तो हाउ टू मेक। अच्छा, नहीं मैं कोशिश करूंगा बेटा सेम डे हो जाए। अभी कल की क्लास तक की तो आ गई है, आज की मैं हाथ के हाथ करवा दूंगा। ठीक है, चलो। मैंने लास्ट क्लास में ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की थी, डिस्कस की थी, जरा एक बार फिर से देख लें उसको, क्योंकि उसमें बच्चे कुछ दिक्कत कर रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही है। देख लेते हैं बेटा। देखो, इस एक्सिस पे तो हम दिखाते हैं पोटेंशियल और वर्टिकल एक्सिस पे दिखाते हैं हम करंट। जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम पोटेंशियल और करंट दोनों को पॉजिटिव पार्ट में दिखाते हैं। ठीक है भाविक बेटा, अच्छा संडे को बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। नहीं होगी बेटा, बाद में होगी। फेज डिफरेंस तो बेटा वेव ऑप्टिक्स में होगा, जब वो रिवाइज करेंगे तो देखेंगे बेटा। चलो, जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करते हैं तो पोटेंशियल और करंट दोनों को हम पॉजिटिव में दिखाते हैं, और जब हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो पोटेंशियल और करंट दोनों को नेगेटिव में दिखाते हैं। हमने लास्ट क्लास में यह डिस्कस किया था कि जब हम किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लेशन लेयर जो है वो थिन हो जाती है और करंट पास होनी शुरू हो जाती है। ठीक, और अगर हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो डिप्लेशन लेयर थिक हो जाती है, मींस पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, बहुत थोड़ी सी एक सैचुरेशन करंट पास करती है पोटेंशियल पर। ठीक है, अर्पणा बेटा चेक करो, हो चुका है, अपलोड हो चुका है, चेक करोगे क्लास के बाद, चेक करना बिल्कुल है। ठीक है बेटा। हरि प्रकाश, मेरा बर्थडे नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट देखें बेटा। सर सिलेबस जल्दी हो तो फर्स्ट मार्च से शायद एग्जाम। नहीं, इतनी जल्दी उम्मीद तो नहीं है, पर ठीक है, अभी तो डेट भी नहीं आई। शायद कह रहे हो, शायद में अभी इतनी जल्दी नहीं करेंगे वो, लेकिन सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक दो क्लास में ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ईएम वेव्स एक ही क्लास का चैप्टर है, फिर रह जाएगी सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स, और वो बड़ी नहीं है। ठीक है अक्षय, मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो यहां देखिए बेटा, जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती हैं वो इस तरह की मिलती हैं कि पहले नॉन लीनियर पार्ट किसी एक लेवल तक, फिर लीनियर पार्ट। जहां तक नॉन लीनियर पार्ट होता है उसको हमने एक नाम दिया था नी वोल्टेज। ठीक, और रिवर्स बाइसिंग में देखें, क्या बात है वत्स, फिर तो 4 साल के बाद बनाते होगे। चलो कोई बात नहीं। यू डिडंट आंसर मी सर। सृष्टि बेटा क्या पूछा था, दोबारा पूछ ले एक बार। सृष्टि एक बार फिर पूछ ले बेटा, क्या था? रिवर्स बाइसिंग में जो हम दिखाते हैं बेटा वो इस तरह से, मैंने शायद इसमें चेंज भी किया था।
देखिए बेटा, यहां पे मैंने चेंज किया था, मैंने बताया था भाई ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दो इसको, ये थोड़ी सी सैचुरेशन करंट यहां दिखा दो इस तरह से। ध्यान है, मैंने ये बताया था। ठीक बात। ईयर्स नहीं बेटा, बर्थडे बेशक 4 महीने होंगे लेकिन ईयर तो ज्यादा हो गए होंगे। चलो जी, ये थी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। यहां पे एक टर्म और डिफाइन की थी, वीबी, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये थी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये ड्रॉ करने के लिए आ सकती हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो, तो आप फॉरवर्ड बायसिंग में सिर्फ इतना बताओगे और रिवर्स बायसिंग में ये दोनों पूछी गई हैं तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। ठीक, और अगर डिफाइंड भी करना पड़े, भाई कहें जी डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज इज डिफाइंड एज फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मुझे लगता है रिवर्स बायसिंग 60 नहीं, हाँ रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस मेगा ओम में होता है या माइक्रो ओम? मेगा ओम में बेटा, रिवर्स बायसिंग में मेगा ओम में होता है। अभी बेटा मैंने पिछली क्लास का ही रिपीट किया है, कुछ नया नहीं किया। तब मैं लेट हो ज्वाइन करूं इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूं आपका। और सर 24/5 टॉपिक्स में प्रॉब्लम है क्या? मैं समझा नहीं, 24/5 में क्या प्रॉब्लम बता नहीं सर? हमारे प्री बोर्ड में 20 फरवरी से हैं। चलो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पार्ट उससे पहले हो जाए, ज्यादा रह नहीं गया वैसे। अब आप पढ़ लो क्योंकि फिर बातों में लग जाएंगे, फिर ऐसी टाइम निकल जाएगा। तो पहले हम पढ़ लें, जिससे सिलेबस भी तो खत्म करना है हमें। ठीक है, बेकार की बातों में फिर टाइम निकल जाएगा, फिर सिलेबस ऐसे ही डिले होता रहेगा। ठीक है, ब्राइटनेस कम करवा दो, अल्फाबेट्स नहीं दिख रहा है। कौन सा अल्फाबेट नहीं दिख रहा भाई? मैं लिख देता हूं, ये है वी के, नी वोल्टेज। वी के जो है दैट इज नी वोल्टेज, और वी बी दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, क्लियर? यहां दिखा रखी है वी एफ, वी एफ का मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, आई एफ का मतलब फॉरवर्ड करंट, और ये रिवर्स में जाएंगी। ये वी आर मतलब रिवर्स करंट, और यहां पे लिखा हुआ है आई आर मतलब रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट। ठीक है, वाई का पॉजिटिव एक्सिस में बना सकते हैं? नहीं बेटा, कोशिश ये करो फॉरवर्ड बायसिंग में बनाओ तो वी और आई को पॉजिटिव दिखाओ, रिवर्स बायसिंग में वी और आई दोनों को नेगेटिव में दिखाओ। ये एक स्टैंडर्ड बना रखा है तो आपको इसी को फॉलो करना है। रिवर्स बायसिंग को नेगेटिव में वी भी नेगेटिव, आई भी नेगेटिव, और फॉरवर्ड बायसिंग में वी भी पॉजिटिव और आई भी पॉजिटिव। क्लियर आयुषी? ठीक है, चलो इसमें मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो ये फॉर्मूले दो ध्यान रखने हैं। डीसी रेजिस्टेंस हम कहते हैं V बाय I को, रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन एसी रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट। जनरली हम फॉरवर्ड बायसिंग में एसी रेजिस्टेंस निकालते हैं और रिवर्स बायसिंग में ये सैचुरेशन करंट वाले पार्ट में डीसी रेजिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला पुराना ही है, V और अपॉन I वाला। इसमें बेस एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, मैं वो बता देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो जी, ये क्वेश्चन, ये ग्राफ हमें दे रखा है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में सैचुरेशन करंट दिखा रखी है, फॉरवर्ड बायस में जैसे वो चेंज होती है वो बता रखी है। सिलिकॉन का एग्जांपल दे रखा है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट दे रखी है मिली एम्पियर में और पोटेंशियल वोल्ट में, और रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल तो वोल्ट में ही है लेकिन करंट माइक्रो एम्पियर में है क्योंकि बहुत कम होती है। अब क्या कहा है उसने, द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड। रेसिस्टेंस निकालना है एट, पहला पार्ट क्या कहा है ध्यान से देखो, 15 मिली एम्पियर पर। 15 मिली एम्पियर मीन सिचुएशन ये वाली आ रही है, ध्यान से देखो, तो ये सिचुएशन 15। यहां पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे
सॉरी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर के लिए हम यूज करेंगे आर एसी वाला पार्ट, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई मैंने क्यों यूज किया उसका रीजन भी समझ लो भाई। 15 पे देखो तो पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर रखा, 15 से पहले 0.7 को ध्यान से देखो अगर, तो 0.7 वोल्ट आ रहा है पोटेंशियल 10 मिली एम्पियर पर, और 0.8 आ रहा है 20 पर। मुझे इस 15 पे निकालना है, तो छोटा सा इंटरवल ले लिया हमने इसके अराउंड, और इसमें देखा कि पोटेंशियल और करंट किस तरह चेंज हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। डेल्टा वी का इंटरवल देखें, इसमें 0.7 से 0.8 हुआ है, यानी कि 0.8 माइनस 0.7, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसके कोरोस्पोंडिंग चेंज इन करंट। 0.8 के कोरोस्पोंडिंग करंट है 20 मिली एम्पियर की, माइनस 0.7 के कोरोस्पोंडिंग है 10 मिली एम्पियर की। मिली एम्पियर का ध्यान रखना, 10 की पावर -3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 0.1, नीचे देखे तो 20 माइनस 10 10, लेकिन मिली था तो 10 की पावर -3, और इसे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर तो हो गया 10 की पावर -1, 0.1 का मतलब, और नीचे हो गया 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 और 1। ये देखेंगे तो 10 की पावर -1 कट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, तो 10 ओम आंसर आ गया पहले पार्ट का, ए पार्ट का। क्या ये क्लियर बेटा? मैंने बताया बेटा कोशिश ये करो कि इस पार्ट में आप जैसे दे रखा है अभी 15 पे करंट पोटेंशियल नहीं पता हमें, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन रिवर्स बायसिंग में जब सैचुरेशन करंट होती है और रेजिस्टेंस निकालना हो तो कोशिश करो V बाय आई से, ठीक। धीरेन्द्र बेटा समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस निकालने का? सब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक्सप्लेन प्लीज। रीमो रॉय बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान नहीं हमने किया था ये। सेकेंड पार्ट देखो इसका, बी पार्ट, वो कह रहा है कि हमें वी डी इज इक्वल टू -10 वोल्ट पर, यानी कि -10 वोल्ट पे रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अब यूज कर रहे हैं V अपॉन आई। V कितना दे रखा है भाई -10, तो वैल्यू तो 10 की है, -10 भी लगा दूंगा तो दोनों ही नेगेटिव है, खत्म हो जाएंगे। और I की वैल्यू है 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10 की पावर -6, तो आंसर आ गया, ऊपर जाके बन जाएगा ये 10 की पावर 7 ओम। ये आ गया है जब VD की वैल्यू -10 है। क्या ये क्लियर सबको? How we will know then when to use these form। जब रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, उसने रेजिस्टेंस पूछा है देखो, तो ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ही तो है, तो रेजिस्टेंस पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर धीरेन्द्र? ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है जो मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों के तो आंसर्स भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। हम कर चुके हैं फॉरवर्ड बायसिंग भी, रिवर्स बायसिंग भी, बहुत डिटेल में समझा था। इसका आंसर बताएंगे बेटा। बी वाला रिपीट, बी वाले में कुछ नहीं, V बाय आई निकाला है बेटा। V दे रखा है -10, -10 पे इस ग्राफ में अगर देखो, -10 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट जो दे रखी है वो 1 माइक्रो एम्पियर की दे रखी है, तो -10 अपॉन -1 माइक्रो एम्पियर, तो आंसर मिल जाएगा हमें सिंपल। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक बस। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। विकास ने आंसर दिया है, ठीक सृष्टि बेटा। When a forward bias is applied to a PN junction, यानी कि PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो कौन सा आंसर ठीक होगा?
अब आ रहे हैं आंसर सही, पहले गड़बड़ आ रहे थे, अब बहुत सारे बच्चे सही दे रहे हैं। बिल्कुल। अर्पणा, विशेष, सूरज, प्रणव, पूरव, आदित्य, मनस्वी, भाविक, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, आप सबके आंसर ठीक हैं, बहुत बढ़िया। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या था ध्यान रखना है। शुभम बिल्कुल सही है बेटा, परफेक्ट। सिंह बिल्कुल सही। शिवम गड़बड़ कर रहे हो, शिवम चेक करो। आयुषी, सूरज बिल्कुल सही। प्रत्यय बिल्कुल सही है बेटा। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें पता है पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है। पोटेंशियल और जो लेयर थी जहां पर चार्जेस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई थी, डिप्लेशन लेयर, वो थिन हो जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, नहीं, फॉरवर्ड बायस तो पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस करता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है भाई। ठीक। रिड्यूस द मेजॉरिटी करंट टू जीरो, नहीं, अरे करंट तो बढ़ती है, ये भी गलत। लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, यस, सी ऑप्शन ठीक आ रहा है। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों को आंसर ठीक आ गया था। धीरेन्द्र बेटा देख बेटा, इसमें हमारे पास इस केस के लिए कोई चॉइस ही नहीं थी। सैचुरेशन करंट के केस में तो आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि करंट में तो चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक। और अगर मैं 15 मिली एम्पेयर की सिचुएशन की बात करूं, तो 15 मिली एम्पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल नहीं पता मुझे, तो इसलिए मैंने एक इंटरवल में निकाल लिया। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन है तो मैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से करूं या वी अपॉन आई से करूं, आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक। लेकिन स्पेशली अगर पूछा जाए आर डीसी, डीसी के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करना है, आर एसी के लिए तो ये यूज करना है। क्या ये बात क्लियर है धर्मेंद्र? लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं कहा, यहां तो कर रेजिस्टेंस निकालो। अरे यहां स्ट्रेट लाइन है, रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, और वी अपॉन आई से करूं या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से करूं। लेकिन जब सैचुरेशन करंट की बात हो रही है तो यही फॉर्मूला हमारी चॉइस बन सकती है, बस कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास। ठीक। सेकेंड ऑप्शन में रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर करंट, मेजॉरिटी कैरियर की करंट को बढ़ा देता है, कम नहीं करता। मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ विच रीजन इज सेट टू बी, बेटा फॉरवर्ड मेजॉरिटी कैरियर्स मींस करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से है या नहीं है। आप ये देखो, जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो डिफ्यूजन हो रहा होता है, और डिफ्यूजन जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का होता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट है वो तो बढ़ती है फॉरवर्ड बाइसिंग में, वो कह रहा है रिड्यूस होगी, तो गलत है ये तो। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल बेटा ये है जिसे हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। आप बैरियर पोटेंशियल लिख रहे हो, जब हम P और N को कनेक्ट करते हैं तो बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इन N साइड, उससे P साइड में डिफ्यूज होने लगते हैं, जो हो रहे थे उनको रोकता है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो जाता है, मींस पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट थी वो बढ़ जाती है। क्या ये बात क्लियर? वंश क्या लेट ज्वाइन किया है बेटा? बिल्कुल प्रखर बेटा, बिल्कुल देख लिया था, मैं सबका नाम नहीं ले सकता था, जो जो मुझे फटाफट नजर आए मैंने उनके नाम ले लिए थे। बिल्कुल ठीक है बेटा प्रखर। क्वेश्चन के ए पार्ट में कौन तो 15 मिलियन आपने कौन सा लिए? देख बेटा मैंने 15 के आसपास 15 मिलियन यहां था, इसमें पोटेंशियल नहीं दे रखा, लेकिन स्ट्रेट लाइन है। जब ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है। उस स्ट्रेट लाइन में थ्रू आउट रेजिस्टेंस सेम होता है, तो किसी भी इंटरवल से निकाल ले रेजिस्टेंस तो वही आना है। मुझे जो पोटेंशियल दे रखे थे वो 10 और 20 मिली एम्पियर पे दे रखे थे, तो मैंने उनका यूज कर लिया। ठीक वंश, स्ट्रेट लाइन के लिए तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है?
अब आते हैं नेक्स्ट, पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले तो हम बात करें भाई ये रेक्टिफायर क्या होता है। एक नया टॉपिक आ रहा है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली आता है क्वेश्चन आइदर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर होता क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो एसी को मींस ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। सर मैंने भी सी बोला था, वो भी बहुत जल्दी, आप मेरा चैट नहीं देखते। अरे देखता हूं प्रतिमा, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं सबके नाम पढ़ने मुश्किल होते हैं बेटा। बढ़िया, चलो अच्छी बात है बेटा, अगर आपने आंसर सही दिया है तो बिल्कुल। चलो आगे देखें बेटा, पहले हम बात करें रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, थ्योरी है जो समझनी है आपको, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है जो समझना है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड डिवाइस यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब दो तरह के रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हमें अभी पढ़ना है पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात जो हम पहले कर चुके हैं मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यहां अब यूज होने वाली है। वो क्या बात थी भाई? देखें इसके आगे तो नहीं बता रखा कुछ, नहीं, चलो। वो बात यह है कि अगर मुझे कोई डायोड ऐसा दे रखा है पीएन, और मैं इसको फॉरवर्ड बायस करता हूं, फॉरवर्ड बायस का मतलब यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो इसमें से करंट पास हो जाती है। लेकिन अगर मैं किसी डायोड को रिवर्स बायस करता हूं, हम आइडियल डायोड की ही बात कर रहे हैं, बस पीएन पॉजिटिव नेगेटिव, तो लिखेंगे नो करंट, कोई करंट पास नहीं करेगी। यह चीज आपने ध्यान रखनी है रेक्टिफायर के लिए। रेक्टिफायर के लिए यह बेसिक ध्यान रखना है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो करंट को पास होने देगा। मैंने आइडियल डायोड क्या कहा था कि फॉरवर्ड बायसिंग में वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, जीरो, लेकिन रिवर्स बायसिंग में वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? इनफाइनाइट। ये बेसिक पता है तो ये रेक्टिफायर बहुत ही आसान है, बहुत आसान। अब ये रेक्टिफायर जनरली यूज कहां होता है, थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लें इसका पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक। डीसी कहां यूज कर रहे हैं हम जनरली तो हर जगह एसी यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप फोन की बैटरी चार्ज करते हो तो डीसी यूज करते हो, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करते हो तो डीसी यूज करते हो, लेकिन हमारे घर में तो आ रही है एसी। निखिल पूछ रहा है व्हाई नो करंट। अरे निखिल चीजें भूल जाते हो, आइडियल डायोड की मैं बात कर रहा हूं। आइडियल डायोड ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायसिंग, बताया था पिछली क्लास में निखिल। और अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग की बात करूं, आइडियल डायोड ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग। ये याद रखने के लिए कह रहा हूं मैं। हम अब आइडियल डायोड की बात करेंगे बेटा, बस, ठीक। तो अब पहले तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये रेक्टिफायर हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बैटरी की जो, अगर मैं फोन की बैटरी की बात करूं तो उसे चार्ज करने के लिए हमें डायरेक्ट करंट चाहिए, उसे चार्ज करने के लिए हमें चाहिए डायरेक्ट करंट। अब आ रही है घर में एसी, तो आपने कभी देखा होगा फोन के चार्जर में पहले ऊपर एक अडेप्टर होता है, मोटा सा एक बॉक्स सा, उसके बाद तार जा रही होती है जो आप अपने फोन पे लगाते हो। उस अडेप्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसफार्मर और एक होता है रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर क्यों? क्योंकि फोन को तो चाहिए कम वोल्टेज, घर में आ रही है 220 वोल्टेज,
इतनी ज्यादा वोल्टेज दे दी तो वैसी खराब हो जाएगी बैटरी। तो पहले ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को डाउन करता है और फिर उस एसी जो लो वोल्टेज की बन चुकी है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, और वो डीसी हमारे फोन की बैटरी को चार्ज कर देती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बेटा? What is the need of this topic in semiconductor? मेरे बच्चे सेमीकंडक्टर ही तो यूज कर रहे हैं इसमें, डायोड यही तो रेक्टिफायर करेगा पीएन जंक्शन। देख बेटा, अब बात करें हम हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो इसका सर्किट कैसे बनाना है एग्जाम में वो देख लो। पहले यहां पे पहले बनाएंगे हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें हम इनपुट देंगे एसी, और स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी वाले में नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाने हैं। यहां दिखाएंगे हम एक डायोड और यहां पर एक रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। यहां पर दिखाएंगे आउटपुट और यहां हम सप्लाई कर रहे हैं इनपुट। इनपुट जो है वो एसी है और आउटपुट कैसे मिलेगी जरा इसको विजुलाइज करना है। अब हमें इसको विजुलाइज करना है कि आउटपुट कैसे मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे देखो एसी है तो एसी में तो लगातार पोलरिटी चेंज होती रहती है, कभी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो कभी नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, उल्टा सीधा होता रहता है। मान लेते हैं मोबाइल बैटरी वाला एग्जांपल रिपीट कर दो सर, इन्वर्टर से एसी करंट हमारे घर में कैसे आती है? वो प्रोसेस उल्टा होता है बेटा। पहले चार्ज करने के लिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज कर देते हैं, जब लेना होता है तो वो डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए भी एक सर्किट होता है और वो एसी हमारे घर में आती है जिससे बाकी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। वो इन्वर्टर करता है काम। मोबाइल बैटरी के लिए क्या होता है, हमें चाहिए होती है डीसी, तो जो एडेप्टर होता है उसके अंदर पहले एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को डाउन करता है, और वो कम वोल्टेज को इस इंस्ट्रूमेंट की, इस डायोड की हेल्प से हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और उस डीसी के से डायरेक्ट करंट से फिर हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है। क्लियर? अब देखो ये रेक्टिफायर काम कैसे करता है। देखो हम इनपुट दे रहे हैं एसी, तो इनपुट एसी जो आती है, मैं उधर बना देता हूं। इनपुट एसी जो आती है वो इस तरह से आती है, ये ऐसे करके, ये हमने बना दी भाई इनपुट वेवफॉर्म। ये इनपुट वेवफॉर्म है। मान लिया इस फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, इस फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मैं इसको येलो कलर से दिखा दूं। अभी ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए सपोज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल बन रहे हैं। मान लिया अभी स्टार्ट ही किया, पहला स्टेप कर रहे हैं रेक्टिफायर का। मान लिया फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए उल्टा हो जाएगा। उसको देखेंगे, पहले फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर लें। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो इस पीएन जंक्शन को देखो, इसका पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से कनेक्टेड है, मींस ये फॉरवर्ड बायस हो गया। यानी कि फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। क्या ये बात क्लियर? और फॉरवर्ड बायस्ड है और हम आइडल डायोड की तरह एज्यूम कर रहे हैं इसको, तो ये आराम से करंट पास होने देगा, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। मींस इसमें ऐसे करंट इधर से जाती हुई ऐसे जाएगी भाई। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस में करंट गई नीचे, और रेजिस्टेंस में से अगर करंट पास होती है, रेजिस्टेंस में से अगर करंट पास होती है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है I इंटू आर का, यानी कि आउटपुट जो मिलेगा वो I इंटू आर मिलेगा। लेकिन देखें भाई, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम सप्लाई कर रहे हैं वो तो वेरी कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। यानी कि अगर ये इनपुट दी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट अगर मैं यहां शो करूं इसी तरीके से इन्हीं साइकिल्स के लिए,
तो फर्स्ट हाफ साइकिल की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जैसे इनपुट वैसे ही आउटपुट भी जाएगी। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये कम तो ये कम। क्यों भाई? ये बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट बढ़ी, करंट बढ़ी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, मींस आउटपुट भी बढ़ी। ये कम हुआ तो करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो I इंटू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। अल्टीमेटली ये पोटेंशियल डिफरेंस यही तो ड्रॉप होगा, तो जैसा ये वैसा ही आउटपुट भी मिल जाएगी। क्या ये फर्स्ट हाफ साइकिल समझ में आई? बिल्कुल शिवम, ठीक कह रहे हो बेटा। पॉजिटिव में करंट, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को अलाउ करेगा लेकिन रिवर्स बाइसिंग में नहीं करेगा। सर जब हम एसी के यूज नहीं तो हम डायरेक्टली मीटर पे ही रेक्टिफायर लगा सकते। अगर मीटर पे रेक्टिफायर लगा दिए तो सारी डीसी आ जाएगी। अरे हमारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं वो एसी पे काम करने के लिए बने हुए हैं आदित्य, उन्हें डीसी सप्लाई करोगे तो कैसे काम करेंगे वो? ये हम इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट की वेव फॉर्म जो एसी है और ये हमें आउटपुट मिल रही है। हम देख रहे हैं भी इनपुट ऐसी दे रहे हैं तो आउटपुट कैसे मिलेगी। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल की बात की है, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल की बात की है। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए देखें। नेक्स्ट हाफ साइकिल को मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं भाई, ये वाली हाफ साइकिल की बात करें। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करें तो उसके लिए एक नई पिक्चर बना देता हूं, कंफ्यूजन ही ना हो। नेक्स्ट हाफ साइकिल में कुछ इस तरह से जो सर्किट था, यहां हम आउटपुट ले रहे थे, ये आर है, और यहां पे हमारा वो ट्रांसफार्मर जहां हम एसी दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो ये पोलरिटी उल्टी हो जाएगी। पोलरिटी उल्टी हो गई मींस ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। भाई इस साइकिल के लिए अगर मैंने ऊपर पॉजिटिव माना है नीचे नेगेटिव, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो पोलरिटी उल्टी हो जाएगी। एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उल्टा हो गया। अब इस केस में ये हो गया रिवर्स बायस। यहां पे तो ये है फॉरवर्ड बायस और यहां पे हो गया ये रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में एक आइडियल डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सर डीसी में कौन से इंस्ट्रूमेंट चलते हैं? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो डीसी से ही चलते हैं, जैसे डीसी मोटर आती है कुछ छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए। ठीक, आउटपुट कहां से लेते हैं? जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो हमारी आउटपुट है। जनरली ये जो करंट आ रही है इसे आउटपुट कह देते हो। हम दिखा इस तरह देते हैं कि यहां पे एग्जाम में जो दिखाना है यहां आउटपुट दिखानी है, इसके आगे आप बल्ब लगा दो तो उसको डीसी मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हाफ साइकिल के देखो, ये तो हो गया रिवर्स बाइस, मींस कोई करंट नहीं। जब कोई करंट ही पास नहीं हो रही तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? कुछ भी नहीं, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है आई इंटू आर। अरे आई नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस किस बात का? यानी कि सेकेंड हाफ साइकिल के लिए आउटपुट क्या मिल रही है? जीरो। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए वैसे ही आउटपुट मिली जैसे ही इनपुट थी, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट। लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल के लिए कुछ नहीं मिला, फिर से वैसे ही रिपीट हो रही है तो फिर से आउटपुट वैसे ही मिल जाएगी जैसे इनपुट है। फिर नेक्स्ट के लिए फिर से जीरो, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये। संभव बेटा क्या समझ नहीं आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो ये करंट पास करने दे रहा है तो हमें आउटपुट मिल रही है, करंट आ रही है। रिवर्स बायसिंग में ये करंट ही पास नहीं होने दे रहा तो आउटपुट ही नहीं मिल रही। यानी कि फर्स्ट साइकिल के लिए तो आउटपुट मिल गई, वैसे ही जैसी दी थी वैसे मिल गई, लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल के लिए कुछ नहीं मिला। फिर इसके लिए मिल गई, फिर इसके लिए कुछ नहीं मिला। क्या ये क्लियर हुआ संभव? एक आइडियल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में
फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट पास करने देता है, रिवर्स बाइसिंग में करंट ही पास नहीं करने देता। अब करंट ही पास नहीं होगी तो आउटपुट कहां से मिल जाएगी? क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? अब यहां ध्यान से देखो, आपने इनपुट दी थी ये और आउटपुट मिल गई ये वाली। ये ग्राफ आउटपुट का है और ये ग्राफ इनपुट का है। ये ग्राफ इनपुट और ये आउटपुट। इनपुट में क्या हो रहा था? कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। आउटपुट में क्या आ रहा है? आउटपुट में पॉजिटिव, नेगेटिव तो गई नहीं, जीरो हुई, फिर पॉजिटिव, फिर आएगी पॉजिटिव। यानी कि करंट एक ही डायरेक्शन में चल रही है। करंट एक ही डायरेक्शन में चल रही है। मींस ये करंट को मैं डायरेक्ट करंट कहूंगा, डीसी। इसे कहते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। संभव क्या क्लियर नहीं हुआ? इट मींस नो आउटपुट इन रिवर्स बाइस्ड। हाँ, रिवर्स बाइस में कोई आउटपुट ही नहीं मिल रही इसमें। अब देखो, इसने इस रेक्टिफायर ने किया क्या? इसने आधी वेव को तो पास करने दिया और आधी वेव को डेड कर दिया। आधी वेव पास हो गई, आधी डेड हो गई, इसीलिए इसका नाम दिया है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा है, आधी को तो खत्म ही कर दे रहा है, तभी इसको नाम दिया गया है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या ये क्लियर? इसमें रेक्टिफायर किधर है? अरे आदित्य, ये पूरा रेक्टिफायर ही है। ये ट्रांसफार्मर, उसके बाद ये डायोड के साथ जो बना होता है दैट इज रेक्टिफायर। इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफायर कह रहे हैं हम। सर ये प्रोसेस होता कैसे है? पीएन जंक्शन रिवॉल्व करते हैं क्या? रिवॉल्व करते हैं? क्यों रिवॉल्व क्यों कर रहे हो भाई? अरे इनपुट ही ऐसे आ रही है। इनपुट एसी है। एसी तो पढ़ा था चैप्टर आपने, जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है। दोनों ग्राफ फॉरवर्ड बायस का ही है। अरे नहीं, ये दोनों ग्राफ जो डायग्राम दे रखे हैं ये सर्किट के हैं। ये ग्राफ इनपुट का है जो हम यहां से दे रहे हैं, और ये ग्राफ आउटपुट का है जो हम यहां से ले रहे हैं। जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, जो इनपुट दे रहे हैं वो ऐसे। एसी ऐसी तो शो करते हैं। इस एसी को उसने ऐसा बना दिया, इस इंस्ट्रूमेंट ने इस इनपुट को ऐसा बना दिया, तो ये तो है डीसी। तो हमने कह दिया कि इस इंस्ट्रूमेंट ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम आ गया रेक्टिफायर। क्या क्लियर? सर डीसी में ग्राफ की स्ट्रेट लाइन होती है। अरे नहीं प्रथम, यहीं पे कंफ्यूजन हो गया आपको। देखो जरा समझो इस चीज को। अगर मैं टाइम के साथ करंट शो करता हूं कुछ ग्राफ, ये चैप्टर तो आपने पढ़ रखा है करंट का, समझ लो भाई इसको जरा। अगर मैं ऐसे करंट दे रहा हूं और एक करंट ऐसे दे रहा हूं, एक करंट ऐसे दे रहा हूं, और एक करंट मैं डिफरेंट से बना रहा हूं, कलर से ऐसे बना रहा हूं, ये वैल्यू मान लो -5 और ये +5 की, बाकी में तो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। दो तरह की करंट आपने पढ़ी है। डीसी को ही हाफ रेक्टिफायर बोल सकते हैं। नहीं बेटा, रेक्टिफायर तो इंस्ट्रूमेंट है जो रेक्टिफिकेशन कर रहा है, डीसी तो डायरेक्ट करंट है। अब इसमें पहले समझो इस चीज को। एक होती है स्टडी करंट, स्टडी करंट का मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एसी में फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस दोनों होगा। क्या कह रहे हो आप?
रिवर्स में क्यों नहीं करंट गया? अरे डायोड की प्रॉपर्टी है, वो रिवर्स बायसिंग में करंट ही पास नहीं होने देता। तो एक ही रेक्टिफायर में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे हो जाते हैं? अलग अलग टाइम पे होते हैं, अभी बताता हूं, पहले ये समझ लो। स्टडी करंट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहे। देखो यहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये स्टडी करंट है। यहां मैग्नीट्यूड या तो 5 है या -5, 5 या -5, यानी कि करंट की क्वांटिटी तो सेम है, तो वो स्टडी करंट है। जो करंट स्टडी नहीं है उसे कहते हैं वेरिंग करंट। वेरिंग करंट, ये वेरिंग करंट है, ये भी वेरिंग करंट है। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं चेक करूं, करंट का मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हो रहा तो स्टडी करंट, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेरिंग करंट। लेकिन एसी और डीसी का मतलब क्या है? एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। इन चारों में से ये एसी है, ये एसी है, लेकिन इसमें देखो क्या करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है? अरे हमेशा पॉजिटिव है। हां, उसका मैग्नीट्यूड जरूर चेंज हो रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन जरूर है, कभी ज्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, लेकिन आ तो एक ही डायरेक्शन में रही है। इसका मतलब ये डायरेक्ट करंट है, ये भी डायरेक्ट करंट है। तो ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट करंट का ग्राफ जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही बने। अरे ये भी डायरेक्ट करंट है। क्या ये बात क्लियर? कोई बच्चा कह रहा था कि डायरेक्ट करंट की तो स्ट्रेट सीधी लाइन बनती है, जरूरी नहीं है। डायरेक्ट करंट ये भी है और ये भी है। डायरेक्ट करंट का मतलब जिसकी डायरेक्शन एक ही रहे, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। क्या ये बात क्लियर? मैग्नीट्यूड वाइज हम करंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टडी करंट और वेरिंग करंट, और डायरेक्शन वाइज दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसी या डीसी। डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है एसी, नहीं चेंज हो रही तो डीसी। क्लियर? चलो जरा वापस चलें। यहां पे एक ही डायोड कभी रिवर्स बाइस कभी फॉरवर्ड बाइस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इनपुट ही ऐसी है, हमारी इनपुट है एसी। एसी क्या कर रहा है भाई? कभी करंट इधर दे रहा है, कभी इधर दे रहा है, कभी इधर दे रहा है, कभी इधर दे रहा है, ऐसी तो कर रहा है एसी। एसी का मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है किसी टाइम पर, तो कुछ टाइम के बाद तो उल्टा हो जाएगा। वो उल्टे वाला डायग्राम मैंने नया बना दिया, एक ही डायग्राम में दोनों दिखाने की बजाय कि अभी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, तो थोड़ी देर के बाद ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर ये हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर ये हो जाएगा। तो ऐसे ही चेंज करती रहती है एसी। जब ये सिचुएशन है तो ये फॉरवर्ड बाइस हुआ, और जब ये सिचुएशन बनी जिस टाइम पर, उस समय ये रिवर्स बाइस हो गया। क्या ये बात क्लियर? फॉरवर्ड बाइस में डायोड कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, रिवर्स बाइसिंग में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और करंट पास ही नहीं होने दे रहा। तो इसमें तो करंट चली गई तो आउटपुट मिल गई, इसमें करंट ही नहीं गई आउटपुट ही नहीं मिली। क्या ये बात क्लियर? अब हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या सबको ये समझ में आ गया? बिल्कुल, इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं रेक्टिफायर। एक्चुअली में तो यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन इसको भी हम रेक्टिफायर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, जरा इसको भी समझें। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या था? जिसने आधी वेव को रेक्टिफाई किया और आधी को तो डेड कर दिया। ये जो बना रहे हैं ये पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है। किस तरह से बनता है, जरा इसको भी समझ लो भाई। पहले तो इसका डायग्राम, ये हमने बनाया पहले एक ट्रांसफार्मर, जहां पे हम देंगे इनपुट, और ये स्टेप डाउन है, पोटेंशियल कम करना पड़ता है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब एक डायोड तो यहां लगा रहे हैं। अच्छा नहीं बना। एक डायोड तो ये बना दिया, एक डायोड हम यहां बनाते हैं, दो डायोड लगाते हैं इसमें।
और ऐसे करके ये ऐसे कनेक्शन, और इसके बिल्कुल बीच में एक कनेक्शन देके एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं आर। इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा आउटपुट होगा, और इनपुट तो यहां दे ही रहे हैं एसी। इस डायोड को नाम दे दिया D1, इस डायोड को नाम दे दिया D2। एक और बना लेता हूं डायग्राम, जिससे मुझे दो हाफ साइकिल के बारे में बात करना आसान हो जाए। वही डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूं। यहां एक डायोड, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक डायोड नीचे लगा रखा है। ये रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट, ये नाम था D2, हाँ, और इसका नाम रखा था D1। ये मैंने दो अलग अलग डायग्राम बना दिए, दो अलग अलग हाफ साइकिल के लिए हम आराम से अब बात कर पाएंगे। हाँ प्रथम बेटा, एक्चुअल में तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा ही आउटपुट मिलता है। जनरली हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन उसमें भी बहुत फ्लक्चुएशन आती हैं। उन फ्लक्चुएशन को खत्म करने के लिए हम एक और सर्किट यूज करते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे कहते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट उस आउटपुट जो डायरेक्ट करंट में से फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, उसकी फ्लक्चुएशन को कम कर देता है, फिर वो हम यूज करते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना पार्ट है, ठीक है। आई वुड हैव यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। धीरेन्द्र, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट पे देखें बेटा, जो हमने ये डायग्राम बनाया है। अब इसमें देखें, मान लो मैं इनपुट वैसे ही बनाता हूं, ये हमारी इनपुट एसी इनपुट, और यहां बनाऊंगा आउटपुट उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे रेफरेंस दिखा दिए। यहां दिखा रहे हैं हम आउटपुट। हम बात करते हैं एक एक करके हाफ हाफ साइकिल्स की। पहली हाफ साइकिल की बात करें, ये वाली हाफ साइकिल। इस हाफ साइकिल के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव पोटेंशियल मिला। हाँ, आदित्य बेटा ये चैप्टर तो खत्म कर लो पहले। देखो जी, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मान लिया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव मींस हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। जब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है तो इस D1 का P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, PN जंक्शन होता है ये, तो P पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N किसी लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन जब इस डायोड को देखो D2 को, इसका P तो नेगेटिव से कनेक्टेड है। अरे ये तो हो गया रिवर्स बायस। यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एक डायोड फॉरवर्ड बायस और एक डायोड रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस मींस D2 रिवर्स बायस हो रहा है और D1 फॉरवर्ड बायस हो रहा है। अब रिवर्स बायस वाला जो तो करंट पास ही नहीं होने देगा, रिवर्स बायस वाला तो करंट पास ही नहीं होने देगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस वाला तो करंट पास करेगा। यानी कि इसमें से करंट नहीं जाएगी, लेकिन इसमें से तो जाएगी। तो करंट कैसे फ्लो करेगी? करंट इधर जाएगी, इधर 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 जा नहीं सकती, ये जाने नहीं दे रहा, रिवर्स बायस है।
तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, इधर ऐसे ही जाएगी करंट, इसी में फ्लो करती रहेगी, नीचे तो जाएगी नहीं। ठीक, जैसे जैसे ये पोटेंशियल चेंज होगा तो ये आउटपुट भी चेंज होगी। अगर मैं मान लूं कि इस रेसिस्टेंस में जब लेफ्ट में करंट जा रही है उसको मैंने पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर लिया, तो जो आउटपुट मिलेगी वो ऐसी ही मिल जाएगी जैसी इनपुट दे रहे हैं। जैसे इनपुट की वैल्यू चेंज होगी आउटपुट की वैल्यू भी वैसे ही चेंज हो जाएगी। ठीक, धीरेन्द्र बेटा हम कोशिश यही करते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर यूज करें, हाफ वेव में तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, हम इतना लॉस क्यों करें। ठीक है सर, इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बेटा, हाँ ट्रांसफॉर्मर तो क्योंकि डीसी जनरली हम लो वोल्टेज पे ही यूज करते हैं और एसी हम 220 वोल्ट तक यूज करते हैं, तो इसलिए हम जब भी डीसी बनानी होती है तो पहले हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही यूज करते हैं। तो यहां देखो बेटा, इसके लिए तो ऐसा मिल गया और मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में जो करंट जा रही है उसको मैंने पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर लिया, तो पॉजिटिव ही दिखा दिया। ठीक, नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें, नेक्स्ट हाफ साइकिल में दिखा रहा हूं ब्लू से। इस नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगर मैं कहूं तो ये उल्टा हो जाएगा, मींस अब ऊपर पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। जैसे ये नेगेटिव हुआ, अरे ये D1 रिवर्स बायस हो गया। प्रथम बेटा बिल्कुल, मैंने कहा ना हमेशा हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही यूज करेंगे जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जनरली हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं डीसी के लिए वो कम वोल्टेज पे काम करते हैं। जनरली सेल वगैरह भी यूज करते हो तो 6 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट की बैटरी यूज करते हो। 220 वोल्ट की बैटरी यूज की है आपने कभी? ठीक है, अब ये हो जाएगा रिवर्स बायस। क्यों हो गया? क्योंकि इसका P अब नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। क्योंकि इसका P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो अब इसकी वजह से करंट पास करेगी, इसमें से तो करंट पास हो जाएगी, इसमें से नहीं होगी, तो करंट जाएगी कैसे भाई? इससे पास हुई, इधर आई, इधर जा नहीं सकती क्योंकि ये नहीं जाने दे रहा, तो रास्ता सिर्फ ये बचा, इधर से करंट जाएगी और ऐसे घूमती रहेगी। अब जब ऐसे करंट जा रही है तो रेजिस्टेंस में देखो, रेजिस्टेंस में करंट तो अभी भी लेफ्ट में ही जा रही है, पहले भी लेफ्ट में जा रही थी, अब भी लेफ्ट में जा रही है। लेफ्ट वाले को मैंने पॉजिटिव कहा था, तो अब भी तो पॉजिटिव आउटपुट, यानी कि इस नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए भी मुझे आउटपुट उसी डायरेक्शन में मिल गई। क्या ये बात क्लियर हुई? अब जीरो नहीं हुई, उसी डायरेक्शन में मिली है तो वैसे ही मिल गई। फिर नेक्स्ट में फिर से वही रिपीट हो गया, तो अब आउटपुट मैं ऐसे दिखा सकता हूं, इसी तरह से चलती रहेगी। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया? पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दिया, इसलिए इसका नाम दिया गया है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या सबको क्लियर है? हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और इसमें एक और मजेदार चीज है, वैसे तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, एक और है रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एक और टाइप का होता है, इसे कहते हैं हम सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप टाइप है। सेंटर टेप क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के मिडल से ही कनेक्शन दे रखा है सेंटर से, इसलिए इसका नाम दिया गया सेंटर टेप। एक और फुल वेव रेक्टिफायर होता है जो इससे भी बेटर है, वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर। वो सिलेबस में नहीं है, पढ़ना है क्या? मिडल वायर में करंट कॉइल से क्यों नहीं आता? मिडल वायर में करंट कॉइल से, देखो करंट तो हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो करेगा मेरे बच्चे। देव, करंट तो हमेशा क्लोज सर्किट में करेगा, आए आए और कहीं जाने का रास्ता ना हो तो कैसे जाएगा?
तो ये देखो सर्किट कौन से क्लोज हो रहे हैं, वहीं तो करंट फ्लो कर सकता है बस। दिस इन फुल वे फुल रेक्टिफायर ओनली डीसी करंट विल गेट। हाँ तो ये डीसी तो है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, तो डायरेक्ट करंट है ये थी एसी और मिल गई डीसी, हमने दी थी एसी यहां पर और मिल गई एसी, और उल्टा बोल गया, दी थी एसी और मिल गई डीसी। चलो देख लो जरा, मेरे को एक शीट इंसर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आगे स्पेस तो होगा नहीं। हमने कर लिया है यहां तक, तो इसमें एक शीट इंसर्ट कर दूं मैं जरा। अब जो अभी रेक्टिफायर यूज किया था, अगर आपको करंट ढंग से आता है, याद है करंट जो पड़ा था, तो थोड़ा सी एक चीज देखो, एक बहुत बढ़िया चीज इसमें, हम यहां पे कोई पोटेंशियल दे रहे हैं। मान लो मैं यहां पे पोटेंशियल दे रहा हूं 10 वोल्ट का, जो भी था ये 220 था या जो भी था, उसको 10 वोल्ट कर दिया सपोज। मैं यहां 10 वोल्ट दे रहा हूं, तो यहां पे जो मैक्सिमम पीक होगी वो 10 वोल्ट की होगी, आइए ना सर। इसमें भी इनपुट और नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज होता रहेगा। इनपुट तो अरे इनपुट एसी है तो चेंज क्यों नहीं होगा मेरे बच्चे? बिल्कुल, आईआईटी के सिलेबस में तो सब कुछ होता है बेटा। राम प्रवेश, अगर इनपुट एसी है तो उसमें एसी का मतलब क्या है? एसी क्या पढ़ा है अब तक आपने? यहां पे अगर मान लो मैंने 10 वोल्ट दिया, तो थोड़ा सा करंट ध्यान रखो, यहां 10 वोल्ट है और मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो यहां पे 5 वोल्ट होगा, तो आउटपुट तो मुझे 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट का ही मिलेगा। मींस इसकी पीक जो आती है वो 5 वोल्ट की आती है। चाहे इस रेक्टिफायर ने पूरी वेव को रेक्टिफाई तो कर दिया, लेकिन काफी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। वेस्ट क्यों कर दी भाई? 10 से 5 कर दिया, 10 से 5 कर दिया, ठीक है। यू हैव नॉट गिवन रिटर्न नोट। बेटा इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, डायग्राम बना के मैंने समझा दिए हैं, एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर करना, ठीक है। अब ये 10 से 5 कर दिया, क्यों कर दिया भाई? यहां पे 10 था मान लो, तो ये 5 और ये 5 ही मुझे आउटपुट मिलेगी, क्योंकि यहां तो पोटेंशियल ड्रॉप हो नहीं रहा, सारा ड्रॉप यहां हो रहा है, तो आउटपुट सिर्फ 5 मिल रही है। आधा 5 तो इसने खत्म कर दिया, दे ही नहीं रहा, ठीक। लेकिन दूसरा सर्किट जो मैं देख रहा हूं, बता रहा हूं, उसे समझो, वो इससे बेटर है। उसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। वो कुछ ऐसे बनता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा। इसमें 4 डायोड लगे होते हैं। ये रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, और इनपुट के लिए यहां पर एक लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, और यहां दे रहे हैं हम एसी इनपुट। चार डायोड हैं, नाम दे देते हैं D1, D2, D3, D4। पहले ब्लू कलर, मान लिया फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हुआ। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मींस इस पार्ट के लिए अगर मैं देखता हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे। देखो इसका P पॉजिटिव से और इसका N नेगेटिव से, तो ये दोनों तो फॉरवर्ड बायस।
लेकिन इसका P नेगेटिव से कर दिया, अरे इसका N पॉजिटिव से कर दिया, ये दोनों रिवर्स बाइस, तो करंट कैसे फ्लो करेगी भाई? यहां से करंट आई, इधर जा नहीं पा रही, इधर गई, इधर गई, इधर जाने नहीं दे रहा, ये रिवर्स बाइस है, तो करंट इधर जाएगी, इधर, फिर इससे होती हुई ऐसे, यानी कि करंट इस तरह से फ्लो करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि इस रेजिस्टेंस में करंट नीचे की तरफ आ रही है, वो डायरेक्शन सपोज मैंने पॉजिटिव मान ली, तो यहां पे मुझे मिल जाएगी आउटपुट इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट हाफ साइकिल येलो कलर से दिखा रहा हूं, यानी कि ये उल्टा हो गया। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, मींस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव P पॉजिटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा D2 और D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो करंट अब फ्लो करेगी, यहां से आएगी ऐसे, नीचे, इधर, और फिर यहां से घूमती हुई इधर, यानी कि रेजिस्टेंस में करंट अभी भी नीचे जा रही है, नीचे की डायरेक्शन तो मैंने पॉजिटिव मानी थी, यानी कि नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए भी वही, फिर बाकी चीज तो रिपीट हो रही है वैसी, तो इसका मतलब आउटपुट हमें ऐसा ही मिल जाएगा। तो ये भी फुल वेव रेक्टिफायर ही है, लेकिन इसका फायदा क्या? इसका फायदा क्या? इसका फायदा यह है कि अगर मैंने यहां 10 वोल्ट दिया, वो को पूरा का पूरा 10 वोल्ट रेजिस्टेंस में ही आएगा, यानी कि आपने यहां पे 10 वोल्ट दिया तो आउटपुट भी 10 की ही आएगी, लॉस नहीं होगा। अगर मैं आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूं तो फायदा समझ में आ रहा है इसका? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रिज टाइप रेक्टिफायर एंड सेंटर टेप? ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बना हुआ है जिसमें 4 डायोड लग रहे हैं, वो सेंटर टेप था कि ट्रांसफार्मर के सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया था और 2 डायोड लगाए थे। डिफरेंस तो नजर आ रहा है देखते ही। लॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितना पोटेंशियल दिया वो पूरा का पूरा ड्रॉप कहां हुआ? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूरा का पोटेंशियल यूज हो गया, हमने आधा यूज नहीं किया, हमने पूरा ही यूज कर लिया। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है तो एक बैटरी दे रखी हो और एक रेजिस्टेंस दे रखा हो, ये 10 वोल्ट की है, तो इस आर के अक्रॉस भी 10 वोल्ट ही आ जाता है। तो वही सिचुएशन तो बन रही है, ये 10 वोल्ट है तो वो पोटेंशियल जाएगा कहां? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट, तो आउटपुट भी 10 मिल जाएगी। नहीं बेटा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। आपने कहा तो मैंने करा दिया। एग्जाम में ये 2 हैं आपके पहले वाले, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, वहां पर सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर लिखा होगा, तो आपको यही बनाना है, ठीक। और एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये 2 आपके बोर्ड के सिलेबस में हैं। क्या ये क्लियर? जहां भी रेक्टिफिकेशन करनी है, सर ये 100% इफेक्टिव होता है। आकाश बेटा, हम तो आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन रियलिटी में थोड़ा होती है। हम तो मान के चल रहे हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं पास होने दे रहा, फॉरवर्ड बाइसिंग में 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती है। 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखें इसी पे बेस्ड, रेक्टिफायर पे बेस, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखें जरा। In half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is 50 hertz? And what is the output frequency of a full wave rectifier for the same input frequency? Frequency का मतलब सबको पता है। Frequency का मतलब बिल्कुल धीरेन्द्र बेटा, हमें यूज तो करना चाहिए हमेशा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर ही। अगर आप जनरली जनरेटर वगैरह में देखो या उसमें इन्वर्टर वगैरह में देखो तो अंदर लगभग ब्रिज टाइप रेक्टिफायर ही लगा होता है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली होती है, यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को f कहता हूं तो 1 बाय टाइम पीरियड होती है। ये सब तो पढ़ रखा है आपने।
देव ने आंसर दिया है पर सही नहीं है। देव बेटा देख, जो एसी हम दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, तो जो इनपुट है, इनपुट, उसको ड्रॉ करूं तो वो ऐसे बन रही है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जरा मैं आउटपुट दिखाता हूं बाकी दोनों की, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो उसके लिए जो आउटपुट होती है वो ऐसे होती है, इधर फिर जीरो, फिर इधर फिर जीरो, फिर ऐसे फिर जीरो, ठीक। और फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी आउटपुट जो होती है वो होती है ऐसे ही चलती रहती है, ठीक। मान लो समझने के लिए सिंपल सा केस लो, मान लो ये 1 सेकेंड का ही केस है, 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का ही केस ले लो, काम खत्म, आसानी से हो जाएगा। इनपुट को देखो, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई, 1 2 3 साइकिल्स कंप्लीट हुई। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 3 है तो जरा आउटपुट पे आते हैं। पहले हाफ वेव के लिए, हाफ वेव की एक साइकिल वो है ऐसे और ऐसे, यानी कि यहां पे 1 साइकिल हो गई, फिर यही चीज रिपीट हो रही है 2, फिर यही चीज रिपीट हो रही है 3, इसने भी 3 साइकिल ही की है, इसने तो 3 साइकिल ही की है। लेकिन इस पे आओ, अरे इसका तो रिपीटिंग यूनिट तो इतनी सी है 1, फिर यही चीज रिपीट हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 साइकिल्स कंप्लीट हो गई। यानी कि अगर एसी की फ्रीक्वेंसी 3 की है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी 3, तो हाफ वेव का आउटपुट उसकी फ्रीक्वेंसी भी 3, लेकिन फुल वेव की फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट की फ्रीक्वेंसी उसकी डबल हो गई। अब दे दो आंसर। तो पहले आउटपुट, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 50 है तो 50 हर्ट्ज ही आ गया। और फुल वेव के लिए आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। समझ में आ रहा है ये? क्या ये क्लियर? हाफ के लिए 50 और फुल के लिए 100 हो गई। क्यों हुई समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अक्षय 150 कहां से आ गया? दोनों का अलग अलग पूछा, दोनों का अलग अलग पूछेंगे, ऐड क्यों कर रहे हो उनको? यहां 3 थी तो यहां भी 3 आई और यहां 6 हो गई। दे रखी है हमें यहां पर 50 हर्ट्ज, तो ये भी 50 हर्ट्ज रहेगी और ये हो जाएगी उसकी डबल 100 हर्ट्ज। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता है तो आसान है समझना। पेपर में भी डायरेक्ट आंसर ही देना है, बस इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसकी एक साइकिल उतने टाइम में ही कंप्लीट हो रही है जितने टाइम में इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, लेकिन जितने टाइम में इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है इसकी 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, मींस इसकी फ्रीक्वेंसी इसके डबल होगी। ठीक, चलो आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हमें 4 मेन डायोड्स पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड डायोड्स, जो उनमें से एक आने के चांस है और सबसे ज्यादा आता है जीनर डायोड ही। जीनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और एक सोलर सेल, इन चारों के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है।
एक क्लास इसमें जाएगी और एक क्लास में लगेगा गेट्स, यानी कि 2 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर और आराम से खत्म हो जाएगा। एक क्लास अगर आप थोड़ा जल्दी समझ लो तो दोनों चीजें एक ही क्लास में हो सकती हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा। पीडीएफ नहीं आई, चेक किया भी संभव क्या? अभी चेक किया है क्या? अभी तो मैंने पूछा वो कह रहे हो गई है अपलोड। क्लास के बाद चेक करके देखो, नहीं है तो मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार। वो तो कह रहे हैं अपलोड हो गई है, नहीं हुई तो मैं अभी करवाता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा फिर आपसे।